हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कीप मूविंग मूवमेंट की इन सेशंस में आपका स्वागत है। कीप मूविंग मूवमेंट क्या है? करीब 2001 में मैं और मेरे कुछ मित्र एक साथ जुटकर देश के लिए कुछ करना चाहते थे। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। हमारे एक मेंटर है जिनका नाम नरेंद्र गोइदानी है, जो लाइफ स्कूल नामक एक संस्था चलाते हैं। वो इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग करते हैं। हमारा ग्रुप उनके पास गया और हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हमें कुछ ऐसा मिशन दीजिए जिनसे हम यंगस्टर्स होते हुए भी, स्कूल स्टूडेंट्स होते हुए भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने हमें एक कहानी बताई। उस कहानी सुनने के बाद कीप मूविंग मूवमेंट का जन्म हुआ। वो कहानी क्या थी? उन्होंने बताया कि एक गैस बलून होता है ना, आपने ज़रूर खेला होगा उसके साथ। एक गैस बलून में इतनी क्षमता होती है कि अगर एक फूला हुआ गैस बलून आपने बाहर बालकनी से या रास्ते पे छोड़ दिया तो कई फीट ऊपर वो अपने आप चढ़ता जाता है। उसे ऐसे धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर की जो आत्मिक शक्ति है, जो गैस है, वो उसे ऊंचाई तक ले जा सकती है। पर यही गैस बलून अगर आपने एक पतली डोरी से, बहुत ही पतला धागा जो एक 2 साल का बच्चा ऐसे करके तोड़ सकता है, उस धागे के साथ अगर आपने एक चेयर पे उसे बांध दिया या रेलिंग पे लगा दिया, वो बलून वहाँ से हलेगा नहीं। काफ़ी लोगों की सोच में कई बार कुछ परिस्थितियों की वजह से ऐसे धागे बन जाते हैं जो उन्हें ज़मीन पर रोक के रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये सिचुएशंस क्या है, ये धागे क्या है, हमारी सोच में कहाँ पे कमतरता आ रही है, ये जानकर इन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सर ने हमें बताया, ये जो यूथ जनरेशन है, 14, 15, 16, 17 साल की जो उम्र है, इसमें अगर हमने एक स्किल डेवलप कर लिया इन धागों को आइडेंटिफाई करने का, जानने का, और उसे कैसे सतत तोड़ते रहना है, ये पता चल गया, तो कोई भी हर नौजवान को एक चैम्पियन बनने से नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने हमें ये मिशन दिया कि आप स्कूल्स में जाइए, 9 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स, मतलब खुद को डेवलप करने में जो हेल्प कर सके, खुद की सोच को डेवलप करने में जो हेल्प कर सके, ऐसे जाके आप लेक्चर्स लीजिए और इन लेक्चर्स के द्वारा जितना हो सके उतने नौजवानों को अपने अपने दिमाग की सोच में जहाँ जहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आता है, एक धागा उन्हें नीचे जोड़ के रखता है, उसे तोड़ के आसमान की ऊंचाई को छूने की क्षमता दीजिए। हम 16 लोगों ने फिर कुल मिलकर सर के निरीक्षण में कीप मूविंग मूवमेंट नामक एक मूवमेंट की शुरुआत की। आज 2020 में ये मूवमेंट भारत के करीब 75 शहरों में और पूरे विश्व के करीब 12 शहरों से इसमें वॉलंटियर्स इन्वॉल्व है और करीब करीब 40,000 बच्चों के लिए सेशंस ले रहे हैं। मैं ज्योति गुसावी इस कीप मूविंग मूवमेंट की तरफ से आपके लिए ये सेशंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर हमें पता चले कि हमारी सोच में कौन सी ऐसी त्रुटियां है जो हमें ऊपर उड़ने से रोक के रखती है, अगर हम जाने और तोड़े तो हमें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक चैंपियन कौन होता है? मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे भारत के एक नामचीन चैंपियन से मिलने का मौका मिला। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। वह एक अपने विश्व की एक ऐसी चैंपियन है जिन्होंने एम्प्यूटेड होने के बाद भी, माने उनका एक लेग या पैर नहीं है, वो अपंग है, अपंग होने के बाद भी उन्होंने फर्स्ट एम्प्यूटी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट
पहली अपंग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा है, ये ख्याति प्राप्त की है। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने विश्व के 4 अलग अलग शिखरों पर भी विजय प्राप्त की है। 2014 में मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का, और जब मैं उनसे मिली थी तो मैं पूछ रही थी कि आपके साथ क्या हुआ है। उनकी स्टोरी सुनकर दिल कपकपा उठा, पर उनकी विजय देखकर मुझे इंस्पिरेशन भी मिला कि मुझे भी चैंपियन बनना है। वे कहती है कि वो स्पोर्ट्स खेलती थी। एक मैच खेलने के लिए अपने घर से, अपने शहर से वो दूसरे शहर ट्रेन में जा रहे थे। करीब शाम का समय था। उनके गले में एक गोल्ड चेन थी। कुछ गुंडे उस ट्रेन में घुसे, उनका चेन खींचने की कोशिश की। दोनों के बीच में हाथापाई हुई, पर उन्होंने अपनी चेन छोड़ी नहीं। वो कहती है, मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगी। इस हाथापाई में जब उन्होंने उस चोर का कॉलर पकड़ा, उस चोर को बहुत गुस्सा आया और उसने उनको ट्रेन के बाहर धक्का दे दिया। अरुणिमा सिन्हा जा गिरी दूसरे पटरी पर। जब वो दूसरे पटरी पर गिरी, थोड़ा अंधेरा हो गया था और दूसरी साइड से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। ये इतना फास्ट हुआ कि उनको उठ के बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, और दर्द भी बहुत था क्योंकि जब वो पटरी पर आके गिरी तो उनकी रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो गए। और दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन उनके एक पैर के घुटने पर से गुजर के उस घुटने के नीचे वाले पैर को चकनाचूर करके चली गई। अनुरिमा सिन्हा अधमरी सिचुएशन में, स्टेट में वहां पे लेटी रही, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और वो शहर के पास वाला जगह नहीं था, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। वे कहती है कि रात भर में करीब 47 ट्रेन्स उनके पैर पे से एक के बाद एक गुजरती रही। हंस के बोलती है कि जब ट्रेन आती थी ना, मुझे अच्छा लगता था। आप सोचिए, एक ट्रेन आपके पैर पे से जा रही है, कोई साइकिल भी अगर अंगूठे पर से निकल गई तो कितना दुखता है। बोले जब ट्रेन आती थी ना तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती नहीं रहती थी तो मेरे खुले जख्म पे पटरी के ऊपर चूहे जो रहते थे वो कुतरते रहते थे और वो मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, कोई लोग वहाँ से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक लड़की पटरी पर गिरी हुई है। उसको उठा के नज़दीकी एक छोटे से अस्पताल में लेके गए। चूँकि वो एक गांव था, ये अस्पताल में ज़्यादा फैसिलिटीज़, सुविधाएं नहीं थी। वहाँ जाके डॉक्टर ने जब देखा तो पता चला कि उनके पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो जो जख्म में सेप्टिक और पॉइजन डेवलप हो जाता है, थोड़े ही समय में पूरे बॉडी में डेवलप करके उनकी जान ले सकता है। तुरंत ही उनका पैर काटना चाहिए था। और तब पता चला कि उस अस्पताल में भूल की दवाई, एनेस्थीसिया मौजूद ही नहीं थी। पूरे होशो हवास में दर्द सहते हुए इस चैंपियन का पैर काटा गया। आप सोचिए उनकी मनस्थिति क्या होगी उस समय। फिर उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में कई महीने एक के बाद एक सर्जरी, क्योंकि रीढ़ के फ्रैक्चर्स कंप्लीट करने थे, पैर का सर्जरी करना था। काफ़ी महीने उनके हॉस्पिटल में गए, एक के बाद एक सर्जरी, इधर से उधर से सब जगह से कुछ ना कुछ पाइप, सलाइन, सुइया, बेजार हो गई थे। एक दिन उन्होंने अपने भाई को बोला, ये जीवन का क्या महत्व है, पैर कट गया है, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं खेल नहीं सकती, मैं मर जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। तब उनके भाई ने उनको बताया, अगर मरना ही है तो कुछ अच्छा करके मरो, देश को दिखा के मरो कि आप में भी कुछ दम है। उस दिन अरुणिमा सिन्हा ने एक डिसीजन लिया, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ के बताऊंगी।
मैं पहली विश्व की महिला बनूंगी जो एक पैर पर अपंग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट का शिखर विजय कर सकती है। वो कहती है कि उनकी जर्नी इतनी दर्दनाक थी, इतना पेन होता था। उन्होंने बचेंद्री पाल, जो बहुत फेमस माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, उनको कांटेक्ट किया, उनके मेंटरशिप में आई। बचेंद्री पाल ने उनको कई बार बोला तो क्यों इतना दर्द सहन करती है, बट अरुणिमा का निश्चय एकदम दृढ़ था। वो बोली, मुझे खुद पर आत्मदया महसूस ही नहीं करनी है, मुझे खुद में एक चैंपियन महसूस करना है। और फिर उन्होंने मेहनत, बड़ी सोच, अनुशासन और खुद के प्रति एक वास्तविकता के साथ प्रैक्टिस की। रिजल्ट है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर विजय पाया। वो कहती है, जब वो बेस कैंप के एवरेस्ट बेस कैंप पर गई थी और जहाँ से उनको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करनी है, काफ़ी दिन पहले से उनको प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़े दिन कुछ फीट ऊपर जाके वापस आना होता है ताकि हम लोगों को वो माउंटेन का थोड़ा सा यूज टू हो जाए। अक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। वहाँ की जो हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे फेफड़ों को उसकी आदत होनी चाहिए, फिर ही हम लोग वो क्लाइंब कर सकते हैं। बोलती है, कई बार पूरा ग्रुप आगे निकल जाता था, मुझे बैठना पड़ता था। उन्होंने तब तक एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दिया था अपने पैर पर। बोलती है, मुझे एक जगह बैठना पड़ता था, वो जो आर्टिफिशियल पैर है वो निकाल के साइड पे रखना पड़ता था। घुटने के नीचे मेरे बड़े बड़े घाव हुए हैं, उस घाव को क्लीन करना पड़ता था, बैंडेज लगाना पड़ता था और खून आते हुए घाव के पैर पर वापस आर्टिफिशियल पैर लगा के चढ़ाई करनी पड़ती थी। कहती है कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराया, तब मुझे हर चीज़ में समझ में आ गया कि चैंपियन आत्मदया नहीं करते हैं, चैंपियन सिर्फ सल्यूशन ढूंढते हैं। हर एक चैंपियन कैसे बनता है? बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, श्रम, डिसिप्लिन, अनुशासन, एक बड़ी सोच और खुद के प्रति अप्रतिम वास्तविकता रख के एक चैंपियन का निर्माण होता है। वैसी ही एक चैंपियन अरुणिमा सिन्हा है। और एक चैंपियन क्या नहीं करता है, ये भी सोच हमको सोचनी ज़रूरी है। कोई भी चैंपियन आत्मदया और आत्मग्लानि में डूबकर नहीं रहता है। आप देख लीजिए, किसी का भी उदाहरण निकालिए, कोई भी चैंपियन, वो आत्मग्लानि और आत्मदया में नहीं रहते हैं। खुद के प्रति वो अच्छा सोचते हैं। चार्ली चैपलिन को ही ले लीजिए, अगर आपने देखा होगा, इतना हंसाते हैं लोगों को। कोई भी उनकी मूवी ब्लैक एंड वाइट वाली भी देख लीजिए, लेकिन हंसाते डेफिनेटली है। और उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ कम थी? उनके फादर, उनके पिताजी गुजर गए क्योंकि वो काफ़ी पीते थे। उनकी मम्मी एक मेंटल हॉस्पिटल में मर गई। वो 3-4 भाई बहनों को एक अनाथालय में रहना पड़ा। अगर वो चाहते तो वो यही सोचते, मेरे जीवन का क्या फ़ायदा है, ऐसे ही जी के मर जाएंगे। पर नहीं, वो चैंपियन थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्मदया में घिरकर नहीं रहूँगा, खुद के लिए सॉरी नहीं फील करूँगा। पूरे वर्ल्ड में, इतने इतिहास में उनके जैसा कॉमेडियन आज तक नहीं हुआ है। जब हम खुद के लिए सॉरी फील करते हैं या बहुत ज़्यादा आत्मदया में घिर जाते हैं, तो हमारी सोच कैसे हो जाती है, हम क्या सोचते हैं? जब एक इंसान आत्मदया में डूबता है तो उसकी मनस्थिति कैसे होती है? साइकोलॉजी में इसे साइको ड्रामा करके कहते हैं। साइको ड्रामा क्या होता है? हमारे जो वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी नेगेटिव या नकारात्मक हो जाते हैं और इन वाक्यों की वजह से आत्मदया और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें लोगों का ध्यान, अटेंशन, उनके तरफ से दया का भी अपेक्षा बढ़ने लगती है और वो जब नहीं मिलती है तो कुछ ऐसे वाक्य हमारे दिमाग में आते हैं,
ये सब बुरा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्यों कोई मुझे समझ नहीं पाता है? हर वक्त मुझे ही क्यों गलत बताया जाता है? मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? ऐसे वाक्यों से हमें और ज़्यादा तकलीफ होती है, आत्मदया और बढ़ने लगती है। और इस आत्मदया से हमको बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस आत्मदया के भंवर में फंसते चले गए तो हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा? कुछ ऐसे परिणाम होगा। 5 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। पहली, हम समय और ऊर्जा की बर्बादी करते रहेंगे। आत्मदया में सोचने समझने में ही इतना समय व्यतीत हो जाएगा कि कुछ हम सकारात्मक कर नहीं पाएंगे। दूसरा, जीवन में उत्साह की कमी होगी। हम जीवन में अच्छी चीज़ों को खो देंगे। कहते हैं ना, जो दुखी इंसान है कोई उसके पास आना नहीं चाहता। और अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होती है, वो उनके पास ही जाती है जो सुखी और पॉजिटिव रहे। तीसरा, हम अपने नकारात्मक रवैये के साथ बहुत सारी नकारात्मक भावनाओं को आमंत्रित करते हैं। चौथा, नकारात्मक रवैया अधिक विफलताओं की ओर जाता है और हम खुद के लिए खेद महसूस कर सकते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह है। और पांचवा, हम हमारे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं तो हम एक शिकायत बॉक्स की तरह हो जाते हैं जिसके आसपास कोई नहीं रहने चाहता। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और ये काफ़ी चैंपियंस ने हमें वारंवार बताया है। जैसे एक जो रिसेंटली बहुत ही फेमस हुआ है, ये दर्शाता है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे गांव में पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में उसे पता चला कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बस सचिन तेंदुलकर जैसे बनना है। उसने अपने पिता से अनुवाद किया कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। पिता ने उसे रोका नहीं। घर में 7 बच्चे थे और घर में पैसे का काफ़ी अभाव था। जायसवाल मुंबई आते हैं, एक डेयरी में काम करना चालू करते हैं और आज़ाद मैदान में एक एकेडमी ज्वाइन कर क्रिकेट खेलने की शुरुआत करते हैं। खेलते वक्त उनका काम पे ध्यान नहीं रहता है तो मालिक ने उनको घर से और दुकान से निकाल दिया। पैसा नहीं और घर सर के ऊपर छत नहीं, करे तो क्या करे? वापस गांव भी तो जा नहीं सकता है क्योंकि क्रिकेटर बनना है। हर चैंपियन के जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब ऐसे महसूस होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर चैंपियन आत्मदया से ऊपर हमेशा उठता है। जायसवाल ने क्या किया? आज़ाद मैदान के पास कई टेंट्स लगे रहते थे जहाँ पे ये जो मैदान संभालते थे ये वॉचमैन वगैरह रहते थे। एक के साथ उसने दोस्ती की, उसके टेंट में रहने लगा। कहता है बहुत ही दिक्कत आते थे। टेंट में ना लाइट होती थी, ना आसपास टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी सुविधाएं होती थी। बारिश गिरे तो टेंट में पूरा पानी भर जाता था। और कई साल जायसवाल ने ऐसे टेंट में रह के अपनी क्रिकेट की तैयारी जारी रखी। एक कोच की उन पर नज़र पड़ी। उन्होंने जाना कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। खेलते खेलते 2020 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के ऑक्शन टाइम पर जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपीस में साइन किया गया। आप सोचिए 10 साल का बच्चा जब मुंबई आया था उसकी मनस्थिति कैसी होगी। मेरे साथ कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। पैसे कमाने के लिए वो एक पानी पूरी के ठेले पे भी काम करता था। और जो बच्चे उसके साथ क्रिकेट खेलते थे, जब वो वहाँ पे आते थे पानी पूरी खाने के लिए,
कहता है मुझे कई बार सेल्फ खुद के ऊपर बहुत शर्म आई, बट मेरा सोच यही था, मुझे एक चैंपियन बनना है, मैं आत्मदया में घिरकर नहीं रहूँगा। जायसवाल अगर कर सकता है तो आप और मैं हमेशा कर सकते हैं। और अगर हमको इस आत्मदया से उभरना है तो एक छोटा एक्सरसाइज हम अब करेंगे। आप एक पेन और पेपर लीजिए और मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। वो प्रश्न के अगर हो सके तो वास्तविक जवाब लिखिएगा। ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कुछ ऐसे धागे हैं क्या जो हमने हमारे दिमाग में बनाए हुए हैं, जो हमारे बलून को भी नीचे जोड़ के रख रहा है, आसमान की ऊंचाई को छूने नहीं दे रहा है। और ये प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, कौन सी परिस्थिति में आपको लगता है कि कोई भी आपको समझ नहीं पाता है? दूसरा प्रश्न, आपकी जिंदगी में कौन सी समस्या है जो दूसरों के कारण आई है और उसका कुपरिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है? सोच के लिखिए। तीसरा प्रश्न, क्या आप कोई एक ऐसा किस्सा लिख सकते हैं जहां आपको समान अवसर प्राप्त नहीं हुआ है? चौथा प्रश्न, जहां आपको समान अवसर प्राप्त नहीं हुआ है तब आपकी क्या मानसिकता उत्पन्न होती है? पांचवा प्रश्न, आत्मदया का भाव आप पर क्या प्रभाव करता है? आखिरी प्रश्न, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप क्या निर्णय लेंगे? यकीनन हर चैंपियन हर अनुचित परिस्थिति में यही प्रश्न पूछता होगा, मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? जब अरुणिमा सिन्हा के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना हुई, उन्होंने आत्मदया में खुद को डुबो के नहीं रखा, बस अपने आप को बेहतर बनाया। जब जायसवाल के जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तब वो आत्मदया में डूबा नहीं रहा, उसने अपने आप को बेहतर बनाया। हर चैंपियन कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करता है। वे क्या है, ये आने वाले सेशंस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए आप ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, आत्मदया में हम डूबकर नहीं रहेंगे, उससे ऊपर उठेंगे। What champions do not do is they don't feel sorry for themselves. आप चाहिए तो एक पेपर पे लिख के अपने सामने ये पेस्ट कर दीजिएगा, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं या जहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। आत्मदया से ऊपर उठो, चैंपियन बनो। आत्मदया से ऊपर उठो, चैंपियन बनो। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।